नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं इंडियाज़ वर्ल्ड। इस हफ्ते काफ़ी हलचल रही है भारत और अमेरिका के बीच में वर्चुअल स्तर पर ही शिखर समिट हुआ है और उसके अलावा 2+2 जो मंत्री स्तर की बातचीत होती है, वो भी हुई है। यूक्रेन और रूस को अगर हम देखें तो वहाँ से भी कई खबरें आई। ये भी आरोप लगाया यूक्रेन ने कि रूस शायद रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी उसके शहरों में कर रहा है। तो किस ओर जा रही है ये जंग और क्या इसमें अब पश्चिमी देश भी शामिल होंगे? अगर ऐसा होता है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। यही यूक्रेन रूस का मुद्दा जो है वो केंद्र में रहा है भारत अमेरिका के बातचीत में भी। इसके अलावा भारत के दो पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका आर्थिक तौर पर बेहाल हैं और वहां पर सियासी उथल-पुथल भी बहुत ज़ोर-शोर से चल रही है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे इंडियाज़ वर्ल्ड के इस एपिसोड में। मेरे साथ हैं संजय जोशी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन। स्वागत है आपका संजय जी। नमस्कार। शुरुआत करना चाहते हैं हम भारत और अमेरिका की बातचीत से। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में वर्चुअल स्तर पर ही एक बातचीत हुई है, वर्चुअल समिट उनके बीच हुई है और इसके अलावा जो 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग्स हैं, वो संवाद भी हुआ है। दिलचस्प ये है कि एक ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और अमेरिका का जो रुख है यूक्रेन और रूस के मसले पे, वो बिल्कुल अलग-अलग है और कई दफ़ा अमेरिका की तरफ से दबाव भी इस पर रहा है कि भारत जो है वो शेकी ग्राउंड्स पे रहा है। भारत ने साफ संदेश नहीं दिया, भारत कहता रहा कि वो शांति के पक्ष में है। तो यानी एक बहुत बड़े मसले पर दो अलग-अलग रुख हैं। इसके बावजूद इस समय बातचीत होती है और केंद्र में रूस और यूक्रेन ही रहता है। इसकी अहमियत, इसके क्या है? इसको हम कैसे आकलन करें कि भारत के लिए अमेरिका की ज़रूरत और अमेरिका को भारत की ज़रूरत? इसको कैसे देखा जाए? नगमा जी, जो 2+2 अभी संपन्न हुआ है, उससे स्पष्ट है कि भारत का रुख इस युद्ध के प्रति कहीं से भी अस्पष्ट नहीं है। भारत का रुख बहुत स्पष्ट है और भारत का रुख जो रहा है, वह डिगने वाला नहीं है, चाहे कैसा भी दबाव आए। और इतना अमेरिका के लिए भी कहना पड़ेगा कि बाइडेन ने तथा ब्लिंकन ने, दोनों ने इस बात को एक तरीके से एक्सेप्ट किया है, माना है कि इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका, दो जो डेमोक्रेसीज हैं, प्रजातंत्र हैं, उनके रुख में भिन्नता रहेगी और दोनों को इस भिन्नता के साथ समझौता करना पड़ेगा। देखिए, पहली बार 2+2 में जो ये डायलॉग शुरू हुआ, वो उसमें मोदी जी और राष्ट्रपति बाइडेन, उनकी वीडियो कॉल से प्रारंभ हुआ है और दोनों की वीडियो कॉल की जो चर्चाएं हुई हैं, उसके बारे में बहुत काफ़ी प्रेस में आया है और भारत ने अपना रुख वहाँ भी स्पष्ट किया। भारत कहीं से भी जो रूस का एक तरीके से हमला है, आक्रमण है यूक्रेन पर, और जो यूक्रेन में बूचा या अन्य कहीं जगह घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार की, और जो यूक्रेनी जनता के ऊपर एक दहशत हो रही है, जो किलिंग्स हो रही हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके बारे में भारत कहीं भी किसी भी तरह से रूस को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन भारत चाहता है कि जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच हो। हम सब जो हैं, देखिए, एक लीगल फ्रेमवर्क में रहते हैं। सिर्फ आरोप लगाना सफिशिएंट नहीं होता है। जो भी कार्रवाई होती है वो समक्ष जांच के बाद होती है। तो जांच के बारे में क्यों आपत्ति होनी चाहिए किसी को? तो भारत ने यही कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही रुख भारत का यूएनएससी में भी रहा है और यूएनएससी का भी रुख यही होना चाहिए कि यस, अगर वहाँ पे वॉर क्राइम हुई है, अगर यहाँ पे एट्रॉसिटीज हुई हैं, तो किसके द्वारा हुई हैं, किसने की है, अगर उनको सजा मिलनी है तो उनकी सीधे सीधे जांच होनी चाहिए। और यही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यही एक जो एक लीगल सिस्टम है वही होता है। उसको उसको शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता। तो ये जो अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उससे आगे हट करके कार्रवाई होनी जरूरी है। तो ये भारत का रुख था। साथ ही कई और चीज़ों के बारे में भी चर्चा हुई है, पर भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत चाहता क्या है। भारत शांति चाहता है और वास्तव में यूक्रेन युद्ध में शांति ही सबसे बड़ी आवश्यकता है इस वक्त दुनिया की। क्योंकि जैसा हम देखेंगे, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, जिसका पूरी दुनिया पर असर होगा। और अगर इसको जल्दी नहीं
इसका अंत हुआ, इसमें कोई समझौता अगर जल्दी नहीं होता है और युद्ध जितने दिन आगे बढ़ता है तो दुनिया सब ना सिर्फ यूक्रेन में बल्कि दुनिया भर में कई देशों में अस्थिरता आएगी, लोगों की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जाएगी। क्योंकि देखिए युद्ध किस समय आ रहा है, युद्ध एक ऐसे समय आया है जब पहले ही विश्व की कई सारी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना से जूझ रही थी और कोरोना से जूझने के साथ साथ जो एक दूसरा शुरू हुआ था एक फिस्कल सिचुएशन जो दुनिया के सामने आ रही थी कि अमीर देशों ने बहुत सारा पैसा कोरोना के ऊपर फेंका। अमेरिका ने $5 ट्रिलियन कोरोना से लड़ने में खर्च किए और अब उस पैसे को जो जब क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म करने की बात आती है तो इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स का असर जो है ना सिर्फ अमेरिका पर अन्य देशों पर होने वाला है। तो वो स्थिति आ गई, यूक्रेन युद्ध आया और तीसरी स्थिति अब ये आई है कि यूक्रेन युद्ध के चलते चलते हम देख रहे हैं कि चीन में फिर से कोरोना की लहर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही है और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो इससे प्रभावित हो रही है। तो देखिए एक के ऊपर एक ये लगातार इस तरीके की 3 मार ऐसी पड़ी हैं जिससे विश्व की व्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को, विश्व की सामाजिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल व्यवस्था को भारी आघात पहुंच सकता है। तो अगर इससे बचना है तो जो हमारे हाथ में है, जो विश्व ताकतों के हाथ में है कि इस युद्ध का तुरंत अंत किया जाए, वो सबसे बड़ी इमरजेंसी हो जाती है। वो आज सबसे बड़ी इमरजेंसी, यहाँ शांति बहाल करना बहुत जरूरी है। जी, इसमें यहाँ पे शांति बहाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, ये आपने कहा और इस बात को हम बार-बार दोहराते हैं। हम देख रहे हैं कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, देशों की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा है। भयानक महँगाई, इन्फ्लेशन अलग-अलग देशों में है और पाकिस्तान और श्रीलंका की जो बदहाली वो सामने है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर इस समय जब यहाँ तक युद्ध खत्म करने की बात है, ऐसा लगता नहीं है कि युद्ध किसी खत्म होने के मोड़ तक पहुंच भी रहा है, क्योंकि अब राष्ट्रपति पुतिन ने एक नया कमांडर नियुक्त किया उस इलाके के लिए जिनको सीरिया की कसाई के नाम से जाना जाता रहा और अब उनका मकसद है कि वो पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त और आक्रमण करें और कब्जे में लें। तो लग रहा है कि युद्ध तो लंबा खिंचने की जो पूरी योजना है वो है पुतिन की, और ऐसे में जिस तरह के नरसंहार की बातें सामने आ रही हैं जिसपे जांच होना है, वैसे में दबाव भी पड़ता है उन देशों पर जो खुलकर इस चीज की आलोचना नहीं करते हैं। जी हाँ, देखिए आलोचना का यहाँ तक सवाल है, नरसंहार की आलोचना सभी देश कर रहे हैं, भारत ने भी खुल करके नरसंहार की आलोचना की है, लेकिन मांग सिर्फ ये हो रही है कि जो भी कार्रवाई की जाए इसको लेकर के वह बिल्कुल एक लीगल सिस्टम के अनुरूप कार्रवाई की जाए। जी। अब देखिए जहाँ तक एक इंटरनेशनल लीगल सिस्टम का सवाल है, कई देश हैं जो खुद ही इसका हिस्सा नहीं है। कई तरीके से अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर निगाह डालें तो अमेरिका ही उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए ऐसे जो परेशानियां हैं, एक विश्व व्यवस्था की जो नींवें हम लोग हिला चुके हैं और इसमें हर देश का योगदान है, ऐसा नहीं है, इसमें बड़े बड़े देश जिनमें पश्चिमी देश भी शामिल हैं उनका भी योगदान रहा है, अमेरिका का भी योगदान रहा है। इसकी नींव कमजोर करने में, मल्टीलैटरल ऑर्डर की नींवें कमजोर करने में योगदान सभी देशों का रहा है। तो इस मल्टीलैटरल ऑर्डर को फिर से स्थापित करना बहुत जरूरी है और इसको सबके सहयोग से ही स्थापित किया जा सकता है। ये एक लेसन होना चाहिए। ये जो यूक्रेन में युद्ध हुआ है, जो परिणाम हुए, उसमें हर देश को अपने गिरेबान में झांक करके देखने की जरूरत है कि स्थिति ऐसे कैसे हो गई कि आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इतनी लचर है, इतनी लाचार है कि इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में हम बिल्कुल अक्षम हो जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी देखिए बहुत देशों पर जाती है जी। जिस ढंग से व्यवस्था है। तो ये समय है कि इस व्यवस्था को मजबूत करना है, इस व्यवस्था को कमजोर करने का ये समय नहीं है। अगर क्योंकि इसको हम कमजोर करते हैं तो जो परिणाम है वो आगे और भी घातक होते जाते हैं। देखिए अमेरिका के भी हित में नहीं है। अगर वास्तव में आप देखें, अगर कई लोगों का कहना है कि इसकी वजह से आज अमेरिका ऐसा नहीं कि अछूता नहीं है, अमेरिका में आज इन्फ्लेशन 8% के ऊपर पहुंच चुका है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ श्रीलंका नहीं, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ पेरू नहीं, कई देश ऐसे हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है जहां आज इन्फ्लेशन ऊपर चढ़ रहा है। तो बाइडेन आयोवा भी गए थे, उन्होंने वहाँ भाषण भी दिया, बहुत जोर शोर से भाषण दिया और सारा जो ठीकरा है इसका रूस के सर पर उन्होंने मढ़ दिया। वास्तव में ठीकरा मढ़ना चाहिए। जो युद्ध के बाद सैंक्शन लगाए गए हैं,
जिन सैंक्शंस का प्रभाव हर देश के ऊपर हो रहा है, अमेरिका के ऊपर भी हो रहा है। और एक तरीके की देखिए ये अपनी अपनी ऑडियंसेस को बताने के लिए एक वर्चुअल सिग्नलिंग, एक होता है ना कि एक तो होता है कि पुण्य किया जाए, चुपचाप पुण्य किया जाए, दूसरा होता है कि पुण्य करते हुए फोटो जरूर खींचना चाहिए जी। कि हम क्या कर रहे हैं, भले पुण्य हो या ना हो, काम हो या ना हो। तो जो सैंक्शंस लगे उसमें अगर आप देखें, भारत से बार बार कहा गया कि आप तेल क्यों ले रहे हैं रूस से, लेकिन और वास्तव में 2+2 में बहुत सटीक जवाब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने इसका दिया कि भाई जितना भारत रूस से तेल एक दोपहर में लेता है, उतना तो जितना यूरोप एक दोपहर में लेता है, उतना तो भारत साल भर में नहीं खरीदता है। तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं कि भारत से बोल रहे हैं कि तेल बंद करें, जबकि यूरोप जो है रोजाना जी। पुतिन को, अगर रूस की बात करते हैं, पुतिन के वॉर एफर्ट की बात करते हैं, $285 मिलियन का तेल रोज खरीदता है उससे, $285 मिलियन। और अगर गैस भी जोड़ते हैं उसमें तो इस तरीके से $928 मिलियन का तेल और गैस रोजाना यूरोप में जा रहा है। उसके पैसे बराबर यूक्रेन में रूस के पास पहुंच रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल सिग्नलिंग है, बस पुण्य करते हुए फोटो आनी चाहिए, सैंक्शंस हमने लगा दिए अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। आज तक अमेरिका ने फर्टिलाइजर्स पे सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, क्योंकि मालूम है रूस से आने वाला अगर फर्टिलाइजर बंद होता है तो बहुत और देश प्रभावित होते हैं। अमेरिका प्रभावित होता है, अमेरिका के फार्मर्स प्रभावित होते हैं, ब्राजील प्रभावित होता है। तो उससे और अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो एक कगार पे आती हैं। हो सकता है अमेरिका में रिसेशन आए या ना आए, आने वाले समय में अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा चला तो ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ श्रीलंका, बल्कि यूरोप भी, जिस तरीके की गैस प्राइसेस आगे बढ़ रही है, जो गैस प्राइसेस का इम्पैक्ट आने वाला है, उस पर ऐसा ना हो कि यूरोप खुद रिसेशन में चला जाए, मंदी में चला जाए, जिससे उसके लिए उबरना बहुत मुश्किल होगा। देखिए इसके ज्यादा बड़े परिणाम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी जल्दी ये युद्ध का अंत हो, और ना सिर्फ युद्ध का अंत हो, जो युद्ध जी। के परिणाम स्वरूप सैंक्शंस थोपे गए हैं उनको हटाने की भी आवश्यकता है, उनके बारे में विचार करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं चल सकते। इसलिए निगोशिएशंस होने चाहिए। और निगोशिएशन जो अभी तक से मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ यूक्रेन में हम कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन की बात होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की और पुतिन की बात से समाधान नहीं होने वाला है। जो ये युद्ध है ये यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं है, ये युद्ध है। यूक्रेन तो बीच में एक मात्र स्टेज बना हुआ है, उसको हर यूक्रेनी के बूते पर युद्ध लड़ा जा रहा है पश्चिम द्वारा। ये युद्ध वास्तव में पश्चिम का युद्ध है, पश्चिम और रूस का युद्ध है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पश्चिम को लेनी पड़ेगी, चाहे निगोशिएशंस में चाहे किसी और रूप में। जी, और जैसा आपने बताया कि जिस तरह का रुख रहा है, बहुत दोहरा रुख रहा है पश्चिम का, अमेरिका का ख़ास करके, किन चीज़ों पर आप प्रतिबंध लगाते हैं, किन चीज़ों पे आप नहीं लगाते हैं, आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए क्या दिखावा करते हैं और क्या दरअसल है। और जहाँ तक एनर्जी परचेज़ की भी बात है, जब ये 2+2 बातचीत हुई, तो एक तो ये सवाल उठता है कि इस समय भारत और अमेरिका की जो मुलाकात हुई, उसके मायने, एक दो अलग-अलग रवैया, रुख आप दिखावे के लिए दबाव भी भारत पे बनाते हैं और कई तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। बावजूद मुलाकात तो अमेरिका के लिए किस तरह की ज़रूरत है भारत से सीधे रिश्ता रखना, ट्रेड को देखिए या आप इंडो पैसिफिक को देखें। और उसके अलावा कुछ कटाक्ष और कुछ बयान इसमें भी आए ह्यूमन राइट्स को लेकर ब्लिंकन की तरफ से कि कैसे अमेरिका इस चीज़ को देख रहा है, भारत में क्या हो रहा है। पर भारत की तरफ से भी बहुत जैसे तू-तू मैं होती है, वैसे एक सटीक जवाब आया कि अमेरिका खुद अपने दामन में पहले झाँके। तो एक तरफ ये बातचीत चलती है, एक तरफ ये कमेंट्स चलते हैं, इनको कैसे देखेंगे? देखिए कमेंट्स मेरे हिसाब से दोनों तरफ से जो कमेंट्स आए हैं, एक प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल सही कमेंट्स हैं। हुँ। कोई भी प्रजातंत्र परफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो। ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि प्रजातंत्र परफेक्ट है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस नहीं होंगे, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो सकते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो इनका समाधान कर सकें। तो उनके बारे में डिबेट ज़रूरी है, और उनके बारे में डिबेट ना सिर्फ उस देश में होती है, हमको कोई आपत्ति नहीं है अगर दूसरे देशों में भी डिबेट होती है। आज अगर अमेरिका में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस होते हैं, तो उनकी डिबेट भारत में भी होती है। भारत में अगर कुछ होता है तो हमें भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका में उसके बारे में डिबेट हो। क्यों नहीं हो? हम लोग डेमोक्रेसीज हैं, कोई डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती है, और यही तरीका है, यही चेक्स एंड बैलेंसेस है। एक ओपन सोसाइटी में अगर हम वास्तव में, चाहे अमेरिका है चाहे भारत है, प्रजातांत्रिक देश हैं,
तो इन विषयों पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और पब्लिक स्पेस पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती। हर सरकार की अपनी-अपनी कमियाँ होती हैं और हर तरीके से अगर एक डेमोक्रेसी वास्तव में लोगों को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ह्यूमन राइट्स हैं, तो ह्यूमन राइट्स हर देश में, हर जगह लड़के ही लिए जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से लड़के लिए जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो। और हाँ, हमें इस बात पर मेरे ख्याल से गर्व होना चाहिए कि हम आज खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, आप डिबेट करिए, हम भी डिबेट करेंगे और हमारे देश में भी डिबेट होगा इसके बारे में। क्यों नहीं हो? ये होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। सबसे बड़ी सुरक्षा प्रजातंत्र की यही हो सकती है। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ की डिबेट्स होती हैं। जी, आपको लगता है कि भारत के रुख में इसमें अगर पहले के मुकाबले कुछ साल पहले के मुकाबले इस सरकार के इसमें देखें, तो नीति में कुछ बदलाव भी आया है कि हम खुलकर इस बात मतलब इससे आप बहुत पीछे नहीं हट रहे हैं, दब के नहीं बोल रहे हैं, शाय अवे नहीं कर रहे हैं इस बात को माने और इसका तीखा एक जवाब भी आया है। यहाँ पे कुछ बदलाव नीति में दिखता है आपको? जी, नीति डेफ़िनेटली जो है अधिक रोबस्ट है, इतनी जल्दी प्रेशर में आने वाली हमारी नीति इस वक़्त नहीं है और जी, जो इस वक़्त की ज़रूरत भी है। देखिए, जो आज माहौल है और आप इस अगर पूरा गौर फरमाएँ तो हो क्या रहा है? देखिए, बाइडेन पर भी जो ज़्यादा प्रेशर है इस वक़्त, डोमेस्टिक प्रेशर है, उनको इलेक्शंस हैं, कांग्रेस के इलेक्शंस होने वाले हैं। उनकी रेटिंग्स में लगातार गिरावट आ रही है। अफ़गानिस्तान के बाद तेज़ी से गिरावट आई और यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा ना हो कि डेमोक्रेटिक पार्टी बुरी तरह से जो है कांग्रेशनल जो इलेक्शंस होंगे उसमें परास्त हो जाए। तो उनके लिए जो एक वर्च्यू सिग्नलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ना बहुत ज़रूरी हो जाती है। हुँ, तो इस तरीके के जो बयान एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बार-बार आते हैं, उनका एक दूसरा परिणाम होता है। वहीं देखिए अब यूके भी बहुत खुल कर के आगे-आगे बोलता है। यूरोप हालाँकि थोड़ा बैलेंस रहता है, लेकिन यूके भी खुल कर के बोलता है। उसके पीछे भी वही स्थिति है। बोरिस जॉनसन एक एक ऐसी स्थिति में थे, जहाँ वो कई एक पॉलिटिकल रूप से कमज़ोर होते दिख रहे थे। यूक्रेन के युद्ध में जो उनका एटीट्यूड रहा है, उसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर का एक खिताब मिल करके वो थोड़ा अपना जो वर्चस्व है पॉलिटिक्स के ऊपर फिर से कायम रख सकें। तो ये देखिए इंटरनल सिग्नलिंग जो है इन देशों की उसको भी समझना चाहिए, किस जी, वजह से कई तरीके के बयान समय-समय पर वहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन जी, वास्तव में जैसा कि आपने 2+2 में देखा, 2+2 में अंततः अगर उसका निचोड़ निकालें, तो अमेरिका की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी एक बड़ा ही बैलेंस्ड रुख निकल कर के आया। अमेरिका ने कहीं बहुत ज़्यादा कोई धमकी नहीं भारत को दी 2+2 में। कोई इस तरीके की बातचीत आगे सामने नहीं आई कि अगर भारत सैंक्शन नहीं लेता है, तेल नहीं लेता है या रूस से हथियार खरीदना जारी रखता है, तो अमेरिका उसके साथ सारे संबंध बंद कर देगा। मालूम है नहीं बंद जी, कर सकता। जी। हुँ, भारत के साथ भारत की जो अपनी स्थिति है, जो पोज़ीशन है, वो ऐसा नहीं है कि भारत के बिना किसी का काम चल सकता है। तो अमेरिका को भी मालूम है, भारत को भी मालूम है। तो देखिए नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स ये चलते रहते हैं, आपस के वार्तालाप, आपस के नोक-झोंक थोड़ी बहुत चलती रहती है। लेकिन जो संबंध हैं, जो आज संबंध हैं भारत और अमेरिका के, उसका इन पर कितना असर पड़ेगा? वो भारत के रुख की वजह से पड़ेगा या फिर अमेरिका के ऊपर जो इंटरनल प्रेशर्स आ रहे हैं। देखिए अमेरिका का भी जो रुख है, इस वक़्त अपनी इंटरनल सिचुएशन की वजह से, जहाँ वो अपने को पा रहा है, अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद, एक ये डिक्लेयर करके कि मैं पूरा जो हमारा रुख है, चीन के विरुद्ध होने वाला है और चीन हमारा प्रमुख एक जो ऑपोज़िशन में है, जो हमारी आगे की जो द्वंद्व है, वो चीन के साथ है। एक ये पोज़ीशन लेकर के अमेरिका ने एक अपने लिए जगह बनाई थी, एक विश्व जी, दरबार। उसको बड़ा भारी धक्का पुतिन ने लगाया है। पुतिन ने साफ कहा है कि नहीं, आप नहीं डिसाइड करोगे कि कहाँ पर आपके चैलेंजेस हैं। आपके चैलेंज तो दुनिया डिसाइड करेगी। और अब अमेरिका के सामने जो समस्या आ रही है, वो समस्या ये है कि क्या वो 2 फ्रंट पर इस जो ये नए कोल्ड वॉर की बात हो रही है, तो ये नए कोल्ड वॉर पे चीन और यूरोप दोनों को फ्रंट बना करके इस स्थिति में है कि लड़ाई लड़ सकता है। बहुत, बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए और अमेरिका को ये अच्छी तरह मालूम है। तो इस स्थिति से कैसे निकला जाए? किस तरह से एक ढंग से कहें कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए खुद सक्षम हो सके? इसका कई लोगों का मानना है कि अगर यूरोप अधिक सक्षम होता है, तो शायद अमेरिका का इससे जो जो उसका ध्यान है यूरोप से हट करके वापस जो उसकी मेन प्रतिद्वंद्विता है
चीन के साथ वहाँ वापस जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अमेरिका फिर ये सोचता है कि वो एक ग्लोबल पुलिसमैन बना रहेगा, यूरोप में भी उसी मुस्तैदी से कायम रहेगा जितनी मुस्तैदी से एशिया में कायम रहेगा, तो ऐसी स्थिति अमेरिका के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अभी अमेरिका जो है अपनी जीडीपी का करीब 2-2.5% डिफेंस पे खर्च करता है। ऐसा करने के लिए उसको 5% तक खर्च करना पड़ेगा। वो, और आप ख्याल रखिए कि अमेरिका की इकोनॉमी जो कोल्ड वॉर के समय इकोनॉमी थी अमेरिका की, वो करीब 27% ग्लोबल जीडीपी का उसका हिस्सा था। आज वो घट करके 20% से कम रह गया है। दूसरे देश चीन 14-15% तक आगे आ गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मुकाबला है, अगर पुराने कोल्ड वॉर के एक इसको फ्रेमवर्क में देखें, तो अमेरिका के लिए उसको कायम रख पाना संभव नहीं। जी। तो अमेरिका को भी वास्तव में अंदरूनी तौर से ये भास है, ये भान है कि उसके लिए संभव नहीं। तो देखिए, इस स्थिति को समझते हुए जो पोजीशन ली, और देश भी रिएक्ट कर रहे हैं, रूस कर रहा है, भारत कर रहा है, चीन कर रहा है, लैटिन अमेरिका कर रहा है। सभी देश इस स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, और इसीलिए जो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो ये डिवीजन आ रहा है, आप देखें विश्व स्तर पर कि अमेरिका को 100% सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देशों की संख्या अगर देखें तो देशों की संख्या में हाँ जरूर अधिकतर देश उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दुनिया की जी। 55% जनसंख्या अमेरिका के साथ नहीं है। हम्म, वो नहीं चाहती है, वो या तो तटस्थ है या फिर ओपनली विरोध कर रही है। तो देखिए, एक जो जी। सपोर्ट है, उस सपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी तो आई है अमेरिका के लिए। तो इस स्थिति से अमेरिका को अपना रुख भी अच्छी तरह मालूम है कि किस तरीके से परिवर्तित धीरे धीरे मॉडरेट करना होगा। ये अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है। जी, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये, और अमेरिका के लिए भी ये मुश्किल है कि वो यूरोप में भी और इधर चीन के खिलाफ भी अपनी तैनाती उतनी ही मुस्तैदी से बनाए रखे, ये समस्या है। और जो आपने बात की कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस समय अमेरिका के रुख के साथ नहीं है, जिसमें चीन और भारत है, लेकिन चीन और भारत के का रुख जो है उसमें भी फ़र्क किया है। जैसा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी जवाब दिया एक सवाल के जवाब में कि अमेरिका भी इस फ़र्क को पहचानता है। अब ये युद्ध की बात करें, और एक आखिरी सवाल इससे कि ये हमारे पड़ोस में श्रीलंका और पाकिस्तान की जो इस समय हालत है, सियासी उथल-पुथल और आर्थिक बदहाली, श्रीलंका में तो कंगाली की स्थिति में है, पाकिस्तान में सत्ता बदली है, और इकोनॉमी पहले से ही बदहाल थी। इस युद्ध के इसको परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, इसका असर भी जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी पे कोविड है या युद्ध है, इसका असर पड़ा होगा, ये स्थिति पे पहुंचा चीन का इसमें हाथ, और पाकिस्तान में जो बदलाव हुए हैं, उनको इस क्षेत्र के लिए उसके क्या मायने हैं भारत के लिए? देखिए, ये अस्थिरता जो हम देख रहे हैं अपने पड़ोस में, ये अस्थिरता सिर्फ हमारे पड़ोस तक सीमित नहीं रहेगी। ये अस्थिरता, अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो कई और जगह फैलेगी। हम लैटिन अमेरिका में भी देख रहे हैं, पेरू की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, और जिस तरीके से खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आया है, उससे ट्यूनीशिया, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया, कई देश हैं जो आंदोलित हो रहे हैं, और डर ये लोगों को हो रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर से जो अरब स्प्रिंग वाली स्थिति पैदा हुई थी। अरब स्प्रिंग की ख्याल रखा लिए, जिस 2012 में जब शुरू हुआ था, तो वो फूड प्राइसेस को लेकर के हुआ था। जब रोटी की कीमतें, ब्रेड की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो सब लोग सड़कों पर उतर आए थे, और वहाँ की जो सरकारें हैं उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे पूरे पूरे पश्चिम एशिया में। तो ऐसी स्थिति फिर से नहीं आ जाए। तो देखिए, ये जो अराजकता की स्थिति है, वो स्थिति बढ़ सकती है, सेंट्रल एशिया में बढ़ सकती है, वो अराजकता स्थिति आपका वेस्ट एशिया में बढ़ सकती है। अफ्रीका के कई देश हैं, घाना जैसे देश हैं, जहाँ ये अस्थिरता काफ़ी जगह ले सकती है। तो आप अगर देखें तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, इसके और अधिक परिणाम आगे आने वाले हैं। स्थिति देखिए, अगर आप, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा था, भारत में इन्फ्लेशन जो है वो करीब जो जहाँ तक रूरल फूड इन्फ्लेशन है, वो 7% के आसपास पहुँच गया है। अमेरिका में 1980-81 के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन पिछले हफ्ते चढ़ा है, और अब जो साइंस हैं कि वो आगे और बढ़ने वाला है। और देखिए, एशियन कंट्रीज के लिए ज़्यादा बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि जिस तेल के बारे में इतना झगड़ा हो रहा है,
कि तेल रूस से नहीं खरीदिए, रूस का तेल बंद कर दीजिए। रूस का तेल बंद कैसे हो सकता है? जो एशिया की इकोनॉमीज़ हैं, वो वास्तव में अगर आप मई की प्राइसेस देखें, आपको जी, शायद ये मालूम नहीं होगा, लेकिन जो एशियन प्रीमियम है, वो जो $2-3 घूमा करता था कुछ समय पहले, जो भिन्नता है, देखिए वही क्रूड ऑयल जब अमेरिका को बेचा जाता है, यूरोप को बेचा जाता है, तो डिस्काउंट पे बिकता है। वही तेल जब एशियन कस्टमर्स को बेचा जाता है, चाहे वो भारत है, चाहे वो और देश हैं, उनको एक प्रीमियम देना पड़ता है। तो वो प्रीमियम जो कभी गायब हो जाता है, कभी $1 होता है, कभी $2 होता है, कभी $3 होता है, मई की प्राइसेस में वो $10 पहुंच गया है। मार्च अप्रैल की प्राइसेस में ऑलरेडी वो $5 था, अब मई के लिए वो $10 के आसपास पहुंच रहा है। तो हमारा तेल तो $10 पहले ही महंगा है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, तो क्यों नहीं जहां हमको सस्ता तेल मिलेगा, अगर ये हमारा प्रीमियम खत्म होता है और हमें डिस्काउंट कुछ मिलता है, तो क्यों नहीं हम वहां से तेल खरीदेंगे? जब सारे देश यही कर रहे हैं, तो इस तरीके से देखिए, हर डॉलर अगर कीमत में इजाफा होता है, तो जितने देश हैं, चाहे तुर्की है, चाहे भारत है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, उनका जो डेफिसिट है, जो बजट डेफिसिट है, उसमें भारी उछाल आता है। उसको उछाल को पूरे करने के लिए फिर उनको टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। अगर टैक्स बढ़ते हैं तो लोग आंदोलित होते हैं, फ्यूल जी, प्राइसेस बढ़ती हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, जैसे आपने श्रीलंका में देखा है। लोग आज सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और राजपक्सा सरकार को भी कहते हैं कि एक दिन भी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूक्रेन युद्ध की वजह से हुआ है। श्रीलंका और पाकिस्तान में ये लंबे समय से, कुछ अगर 4-5 सालों का माहौल देखें, तो कुछ गलत डिसीजंस की वजह से, कुछ गलत पॉलिसीज की वजह से ये स्थिति आई है। यूक्रेन क्राइसिस ने इसमें, मैं कहूँगा, एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया है और एक ब्रेकिंग पॉइंट तक ही आ चुका है। पर ये स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन देशों तक ही सीमित रहेगी। तो इसीलिए यूक्रेन युद्ध एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर बातचीत करके समाधान हो सके तो ये सबके हित में है, नहीं तो इसके बहुत 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 भयंकर परिणाम हो सकते हैं आगे। जी। और इसका असर जो है वो दिखने लगा है दुनिया के अलग-अलग देशों में, इसलिए बार-बार इस बात पर भारत भी ज़ोर देता रहा है हर आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म पे कि भारत शांति के पक्ष में है और इस युद्ध को जल्द खत्म होना चाहिए। इंडियाज़ वर्ल्ड के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।